Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Debojit, and today I will start a new chapter of your social science book, which is Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. ठीक है, चैप्टर के जो नाम है उस पे ही लिखा हुआ है राइज ऑफ गांधी जी। मतलब क्या है, जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, गांधी जी ने उसमें कब एंटर किया और गांधी जी के नेतृत्व में कैसे जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था इंडिया पे उस टाइम पे, कैसे गांधी जी ने उसको मैनेज किया एंड फाइनली लीड टू आवर इंडिपेंडेंस। तो ये चैप्टर उन चीज़ के रिलेटेड है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, द एडवेंट ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, popularly known as Mahatma Gandhi, was a landmark in the history of the freedom movement in India after the World War started in 1914। ठीक है, मतलब क्या बोला, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था, 1914 पे हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद गांधी जी का जो एंट्री था इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक लैंडमार्क इवेंट था। ठीक है, द एलाइड नेशन British, US and France promised that democracy and national self-determination would be offered to India after the war if they support the war effort। देखो, एक्चुअली जो ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, ये दो पावर के बीच में हुआ था। एक था एलाइड पावर और एक था सेंट्रल पावर। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है, देखो यहाँ पे एलाइड नेशन और एलाइड पावर, और एक क्या था, सेंट्रल, मतलब एलाइड वर्सेस सेंट्रल था। ठीक है, एलाइड पावर्स में कौन कौन से थे, ब्रिटेन थे, यूएस थे, फ्रांस थे, और सेंट्रल में कौन कौन थे, सेंट्रल पे था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये थे सेंट्रल पावर। तो ये जो एलाइड नेशंस थे, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, एक्चुअली इंडिया तो ब्रिटेन के अंडर ही आता था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप लोगों ने, इंडिया के जो लोग थे वो लोग अगर वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश को सपोर्ट कर देते, तो वार के ख़त्म होने के बाद इंडिया को डेमोक्रेसी एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था एक्चुअली। यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है कि राइट ऑफ पीपल टू डिसाइड देयर ओन पॉलिटिकल स्टेटस एंड फॉर्म ऑफ देयर गवर्नमेंट। मतलब लोगों को हक है कि वो अपना खुद का गवर्नमेंट बना सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट का फॉर्म भी कैसा होगा। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्टेड द वार। तो इस वजह से क्या किया है, इंडिया के जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने वार को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश ने बोला था कि वार के बाद उन लोगों को डेमोक्रेसी एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, बट आफ्टर द एलाइड विक्ट्री इन 1918, तो 1918 में ये जो नेशंस थे, ठीक है, ये जो ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस, ये लोगों ने जीता था वर्ल्ड वॉर वन, एलाइड पावर ने जीता था। ठीक है, लेकिन उन लोगों को जीतने के बाद दे शोड लिटिल विलिंगनेस टू एंड द कॉलोनियल सिस्टम। मतलब जो पहले प्रॉमिस किया था वो उसको अब नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो वो लोग ख़त्म, जो कॉलोनियल सिस्टम इंडिया पे चल रहे थे उसको ख़त्म करने की कोई विलिंगनेस नहीं दिखा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, international situation was also favorable to the resurgence of nationalism, or to which a major impetus was already given by the impact of Russian Revolution of 1917। देखो, यहाँ पे क्या हुआ था उस टाइम पे, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। एक्चुअली रशियन रेवोल्यूशन क्या है, पहले रशिया पे एक ऑटोक्रेटिक रूलर था जो ज़ार भी बोलते हैं उसको, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट चलाया और उसको ओवरथ्रू किया। ठीक है, और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, वो उस टाइम पे रशिया के एक ग्रुप थे जिसको बोल्शेविक बोलते थे। तो वो लोग ने क्या किया, ये जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे इसको हटा के एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म किया अंडर द व्लादिमीर लेनिन। तो इस मूवमेंट जो हुआ था रशिया पे, ये जो रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इंडिया के जो लोग थे वो इससे इंस्पायर होते थे। उन लोगों ने देखा कि रशिया के जो लोग थे उन्होंने कैसे एक रूलर को हटा के एक गवर्नमेंट बनाया अपने से।
तो इस चीज़ से जो इंडिया में भी नेशनलिज्म राइज होने लगा। ठीक है, द रशियन रिवोल्यूशन एनर्मसली इन्फ्लुएंस्ड द फ्रीडम लवर पीपल ऑफ इंडिया टू कम फॉरवर्ड। तो जो इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था ये रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, बिफोर ही टुक लीडरशिप इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी began the struggle of Indians against racism in South Africa in 1893 when he was a 24-year-old barrister only। तो गांधी जी ने इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उस मूवमेंट पे लीडर होने से पहले ही गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा था उस पर भी लीड किया था गांधी जी ने। ठीक है, और तब गांधी जी सिर्फ 24 ईयर ओल्ड थे, मतलब 24 साल की उम्र में उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ एक स्ट्रगल लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो थोड़ा गांधी जी के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन अक्टूबर 2, 1969। तो गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था ऑन अक्टूबर 2, 1969 इन ए वेल टू डू फैमिली, मतलब उनके जो फैमिली थे वो मॉडरेटली रिच थे। ही प्रोसीडेड टू इंग्लैंड इन 1888 टू स्टडी लॉ। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, 1888 में इंग्लैंड में गया, किसकी वजह से, लॉ पढ़ने के लिए, एंड रिटर्न टू इंडिया एज ए बैरिस्टर एट लॉ इन 1891। और इंडिया में लौट आया 1891 को एज ए बैरिस्टर इन लॉ पास करके। ठीक है, ही वेंट टू नटाल साउथ अफ्रीका इन 1893 इन कनेक्शन विद द प्रोफेशनल वर्क। उनके जो वर्क थे उसके प्रोफेशनल काम के लिए उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में गया, जो एक प्लेस था साउथ अफ्रीका, नटाल पे गया। ही वॉज डीपली शॉक्ड बाय द पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वर इम्पोज्ड बाय द यूरोपियंस अपॉन द इंडियन रेसिडेंट। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि जो इंडिया के लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे, यूरोपियंस उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो वो चीज़ देख के गांधी जी को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, he assumed leadership of the struggle of Indians against the racial discrimination in the South Africa। तो गांधी जी ने क्या किया, जो इंडियंस की स्ट्रगल है उसका लीडरशिप लिया। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया। एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जाके एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे जाके एक नेटल इंडियन कांग्रेस बनाया एंड ए न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन विद ए व्यू टू एजुकेटिंग इंडियंस इन पॉलिटिकल मैटर एंड पब्लिसिटी टू देयर ग्रीवांसेस। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, किस वजह से कि जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में इंडियंस लोग रहते थे उसको अपने जो पॉलिटिकल मैटर्स खुद चुनने का हक है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एंड पब्लिसिटी देने के लिए जो उन लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ को। इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल ही यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ही यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द weapon of non-violent resistance later known as सत्याग्रह against a humiliating law। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट थे उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, 1906 में ये लॉ लाया था। तो इस लॉ के अंडर में क्या हुआ था, उस टाइम के जो जितने भी एशिया के लोग या फिर इंडिया के लोग थे साउथ अफ्रीका में, तो उनको एक आईडी कार्ड कैरी करना पड़ता था हर समय। ठीक है, अगर आईडी कार्ड आपने साउथ अफ्रीका पुलिस को नहीं दिखाया तो आपको जेल भी हो सकता था। मतलब वो लोग इंडियंस के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे और इंडियंस को लाइक क्रिमिनल फील करते थे वो लोग। ठीक है, और उनको भी कोई डिग्निटी भी नहीं थी उसके लाइफ जीने के लिए। तो गांधी जी ने इस लॉ को अपोज करके उन्होंने क्या लॉन्च किया, सत्याग्रह लॉन्च किया और द वेपन ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है, यहाँ पे जो वर्ड है आप देख सकते हो, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पीसफुल मेथड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस ऑपरेशन। हर वक्त पीसफुल मेथड का यूज़ करना है टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। आपके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट में आप पीसफुल मेथड्स
यूज़ कर सकते हो। और वायलेंट की कोई जगह नहीं थी गांधी जी की नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पे। मतलब गांधी जी ने कहीं पे भी आर्म का यूज़ नहीं किया, ठीक है, वायलेंस नहीं किया, सिर्फ अपने जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थे उसके खिलाफ ही उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो भी उस टाइम के ह्यूमिलेटिंग लॉ लाए थे उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सत्याग्रह was offered against a judicial decision which made illegal all Indian marriages in South Africa which were not registered and performed in accordance with the Christian law। तो उस टाइम में और एक जुडिशरी का डिसीजन था, मतलब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। क्या दिया था कि साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियन मैरिजेस होते थे, अगर वो क्रिश्चियन लॉ को फॉलो नहीं करते थे तो वो इलीगल माना जाएगा। तो गांधी जी ने भी इसके खिलाफ अपना नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस या फिर सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड and imprisoned for 9 months, but later government had to compromise in the form of Indian Relief Act and गांधी जी was relieved। तो गांधी जी ने तो अपोज किया, इसके वजह से गांधी जी को जेल भी हुआ था, ठीक है, और 9 महीने के लिए जेल भी रहा था गांधी जी ने। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया और एक नया लॉ लाया था जिसका नाम था इंडियन रिलीफ एक्ट, और गांधी जी को भी रिलीज़ कर दिया था। ठीक है, द वर्ड सत्याग्रह वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह वर्ड थे वो कहाँ पे यूज़ किया था, साउथ अफ्रीका में यूज़ किया था। इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ 2 सेपरेट वर्ड, satya that is means truth and agraha that means adherence and holding fast। मतलब क्या है, सत्याग्रह में 2 वर्ड है, एक सत्या एंड एक है अग्रह। ठीक है, सत्य मीनिंग्स ट्रूथ है और अग्रह मीनिंग्स एडहेरेंस है। इट्स रूट मीनिंग इज होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ। मतलब क्या है, जो ट्रूथ एंड राइट है, ठीक है, उसको हमेशा स्टैंड बाय करना है, उसको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, नॉन वायलेंस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द सत्याग्रह, और जो नॉन वायलेंस थे वो ये सत्याग्रह की मेन बेसिस था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं Gandhi's activities in South Africa transformed him into a mature and idealist leader। With this impression, he returned to India in 1915। तो गांधी जी ने जो उस टाइम में साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उसके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है, मतलब उस एक्टिविटीज़ के वजह से गांधी एक फेमस लीडर बन गए थे साउथ अफ्रीका में। विद दिस इम्प्रेशन ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915, और यही इम्प्रेशन लेके वो 1915 को इंडिया लौट आता है। ही हैड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड and become successful in solving 3 local dispute in Champaran, North Bihar, in Kheda, Gujarat, in Ahmedabad during 1917-18, which recognized him as an influential political leader, and in every case the real force working under Gandhi was mass participation। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, गांधी जी ने इंडिया पे रिटर्न हुआ था 1915 को। उन्होंने रिटर्न होके क्या किया, 3 लोकल डिस्प्यूट्स जो झगड़े चल रहे थे उस टाइम में, 3 लोकल झगड़े को उन्होंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। उसमें पहले था चंपारण। एक्चुअली चंपारण में क्या हुआ था जो चंपारण हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, वो 1917 को हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्या थे, कुछ फार्मर लोग थे जो इंडिगो के प्लांटेशन करते थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्लांटर लोग थे, ये जो इंडिगो फार्मर थे, इनको बोला था कि आप अपने लैंड में 15% जो लैंड होगा उस पर आपको इंडिगो प्लांटेशन करना है, और बाकी आप कुछ भी और खेती कर सकते हो, लेकिन 15% में आपको इंडिगो ही प्लांट करना है। ठीक है, जिसको 3 काठिया सिस्टम भी बोलते थे। उसके बाद ब्रिटिश प्लांटर लोगों ने क्या बोला फार्मर लोगों को कि आप ये जो इंडिगो प्लांट कर रहे हो ये सिर्फ आप ब्रिटिश लोगों को ही बेच सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा कम दाम में। तो ये तो एक्चुअली फार्मर को ऑपरेशन कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाया। गांधी जी ने वहाँ पे जाके चंपारण सत्याग्रह लॉन्च कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। फाइनली ब्रिटिश ने क्या किया, एक इंडिगो कमीशन बनाया जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर था। तो उसके बाद ये जो मैटर था ये सॉल्व हो गया था। उसके बाद खेदा सत्याग्रह, खेदा का जो इंसिडेंट था वो हुआ था 1918 को। ठीक है, एक्चुअली खेदा एक प्लेस की नाम है जो गुजरात पे है। लेकिन 1918 में क्या हुआ था, उस टाइम पे ड्रॉट की वजह से क्रॉप फेलियर हुआ था, मतलब जितना भी फसल था वो ख़राब हो गया था।
ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं वो फुल टैक्स की डिमांड कर रहे थे कि आपका फसल खराब हो गया, मुझसे ब्रिटिश लोगों को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रिटिश लोगों को सिर्फ फुल टैक्स ही चाहिए। लेकिन उस टाइम पे एक लॉ भी आया था, उस लॉ में भी लिखा हुआ था कि अगर किसी भी टाइम में अगर अपना जो फसल है वो ख़राब हो जाता है तो ब्रिटिश को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रिटिश के लॉ के अगेंस्ट था। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह लॉन्च कर दिया एंड फाइनली सक्सेसफुल भी रहा। एंड अहमदाबाद ड्यूरिंग 1917-18 और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसे बोलते हैं, तो ये भी एक्चुअली जो उस अहमदाबाद मिल पे वर्कर्स लोग काम करते थे उसके जो वेजेस थे उसको बढ़ाने के लिए ये स्ट्राइक चला था और गांधी जी में इसमें भी पार्टिसिपेट किया था और ये भी सक्सेसफुल हुआ था। तो इन तीनों घटनाओं की वजह से गांधी जी एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर बन चुका था इंडिया पे, ठीक है। और ये जो 3 घटना हुआ था इसमें मेन जो फोर्स थे गांधी जी के साथ वो था मास पार्टिसिपेशन। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस जो 3 सत्याग्रह था या फिर 3 नॉन वायलेंट मेजर्स थे इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914 द इंडियंस रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विस टू द ब्रिटिश। द कांग्रेस गेव एम्पल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉयल्टी। जब 1914 में जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटिश ने बोला था कि आप हमको सपोर्ट करो और वार के ख़त्म हो जाने के बाद आपको डेमोक्रेसी दिया जाएगा, आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या किया, जो इंडियंस के लोग थे ब्रिटिश को फुल्ली सपोर्ट किया। जो उस टाइम के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे कांग्रेस, उन्होंने भी ब्रिटिश को लॉयल्टी दी अपना, ठीक है। अंटिल 1918 ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी जी भी 1918 तक ब्रिटिशर्स का सपोर्टर था। बट द पोस्ट वॉर years were marked by several economic hardship. Almost all the sections of Indian society were adversely affected. लेकिन 1918 में वार ख़त्म होने के बाद वो लोग ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो इसके वजह से क्या हुआ, गांधी जी ब्रिटिश के खिलाफ बन गए और वार के बाद इंडियन इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई लोगों को, चीज़ों का दाम बढ़ना स्टार्ट हुआ, लोगों के जीना भी मुश्किल हो गया उस टाइम पे, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे वार के बाद। उसके बाद देखते हैं, राउलाट एक्ट ऑफ 1919। ये डेट आपको याद रखना है, सॉरी ये ईयर आपको याद रखना है, कब आया था, 1919 पे आया था राउलाट एक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, इन 1917 द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैम्सफोर्ड अपॉइंटेड ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी राउलाट टू इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, ठीक है। मतलब क्या है, 1917-18 के आसपास कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ था इंडिया पे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि लोगों, जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंट का साथ दिया था, ये लोग वायलेंट का साथ देते थे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट जो थे उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, गन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेते थे। मतलब मान लो ब्रिटिश का कोई ऑफिसेस हुआ, स्कूल्स हुआ, तो उस पर डायरेक्ट अटैक कर देते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे और कंस्पिरेसी बनाते थे कि ब्रिटिश को कैसे मारा जाए, काटा जाए। तो ये था रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट। तो इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट लाया था जिसका नाम था राउलाट एक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट द गवर्नमेंट पास्ड द राउलाट एक्ट इन 1919 और 1919 में ये लॉ को, ये एक्ट को पास किया गया। द एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये लॉ में क्या बोला था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, अगर ब्रिटिश को किसी भी व्यक्ति के ऊपर संदेह होता है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगा, उसका ट्रायल भी नहीं होगा, उसका कन्विक्शन भी नहीं होगा कोर्ट पे, ठीक है। तो कोर्ट के ऑर्डर के अलावा ब्रिटिश डायरेक्ट जाके उन लोगों को मतलब उठा के ले सकते थे, जेल में भर सकते थे। तो एक्चुअली ये ब्रिटिश का ऑपरेशन एक्ट था, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता था, पहले आपके खिलाफ कोई केस में ट्रायल होगा, उसके बाद कन्विक्ट होगा। अगर जज ने आपको फैसला सुनाया कि आप गलत थे तो ही आप गलत थे। लेकिन ब्रिटिश ने ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसको बाईपास करके पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट करते थे और जेल में डाल देते थे। तो ये था राउलाट एक्ट। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाया और एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था नॉन वायलेंस मूवमेंट। 1919 पे स्टार्ट किया था सत्याग्रह और द नॉन वायलेंस मूवमेंट।
In protest against the Rowlatt Act, Gandhi started the Satyagraha and the non-violent movement in 1919. The movement was launched on April 6, 1919, with a day of Hartal when business was to be suspended and the people were to fast and pray. तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था April 6, 1919 पे, तो एक हड़ताल के साथ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है. एंड द बिजनेसेस वाज टू बी सस्पेंडेड एंड द पीपल वेर टू फास्ट एंड प्रे. It projected the Gandhi as the all India leader with immense potential. तो ये मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद सब लोग गांधी जी को बोल रहे थे कि ये एक लीडर है, ऑल इंडिया लीडर है जिसके पास इमेंस पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ. ही वॉज अरेस्टेड बट सून सेट फ्री. तो अगर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो अरेस्ट होना तो बनता है, जैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी हुआ था. इसी तरह यह सत्याग्रह मूवमेंट के बाद भी गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, और लेकिन ब्रिटिश ने कुछ देर बाद गांधी को फ्री भी कर दिया था, ठीक है. उसके बाद देखते हैं द जालियनवाला बाग मैसेकर, April 13, 1919. ये डेट आपको याद रखना है, April 13, 1919 स्पेसिफिकली आपको याद रखना है. कब हुआ था? April 13 में हुआ था, 1999 पे हुआ था. तो इस पे क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो इंसिडेंट है जालियनवाला बाग मैसेकर, इसके ऊपर एक मूवी भी आया है केसरी 2, तो आप वो भी देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए क्या हुआ था उस टाइम पे. तो एक्चुअली April 10 को डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, टू पॉपुलर लीडर ऑफ द प्रोविंस, वेर अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड फ्रॉम अमृतसर. उस टाइम में अमृतसर के दो फेमस लीडर्स थे, डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. दोनों को ब्रिटिश ने क्या किया, अरेस्ट किया और उसको अमृतसर से डिपोर्ट कर दिया. ऑन April 13 ए पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड इन जालियनवाला बाग इन अमृतसर. और April 13 को मतलब उसके 3 दिन बाद एक पब्लिक मीटिंग होना था जालियनवाला बाग मैसेकर पे, जालियनवाला बाग पे, जो अमृतसर के एक जगह के नाम है, उस पर एक मीटिंग होना था. जनरल डायर हु वाज इन कमांड ऑफ द ट्रूप्स टुक नो स्टेप्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग हेल्ड. और जनरल डायर जो थे उस टाइम पे अमृतसर पे, तो उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था कि इन लोगों को वहाँ पे असेंबल होने से रोका जाए. अंडर द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर, ब्रिटिश ट्रूप्स मर्सीलेसली फायर्ड ऑन द आर्म्ड एंड डिफेंसलेस पीपल. तो उस टाइम लोग एक पब्लिक मीटिंग के लिए वहाँ पे जमा हुआ था जालियनवाला बाग पे, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, फायरिंग का ऑर्डर दिया, और जितने भी अनआर्म्ड लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, और ब्रिटिश ट्रूप ने अंधाधुंध फायर करना स्टार्ट कर दिया. 100 ऑफ लिव्स वर लॉस्ट एंड मैनी मोर वेर वॉन्टेड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जान गई एंड बहुत ज़्यादा लोग इंजरी भी हुआ था उस टाइम पे, ठीक है. उसके बाद देखते हैं द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमिटी ऑफ इंक्वायरी अंडर द लॉर्ड हंटर टू प्रूव इन द पंजाब डिस्टर्बेंसेस. तो इसके बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने एक कमिटी ऑफ इंक्वायरी बैठाया था, ठीक है, अंडर लॉर्ड हंटर. ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है. जो कमिटी ऑफ इंक्वायरी बनाया था ब्रिटिश ने, उसका किसके अंडर बनाया था, लॉर्ड हंटर के अंडर बनाया था, कि ये जो पंजाब में हुआ जालियनवाला बाग मैसेकर, तो उस पर एक कमेटी बनाया था ताकि ये जो हुआ था किस वजह से हुआ था, किसकी गलती के कारण हुआ था, ये सब प्रूफ करने के लिए, ठीक है. डायर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम एक्टिव सर्विस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ये जो कमेटी बनाया था उन लोगों ने, तो कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, उसकी वजह से जो जनरल डायर थे उनको सर्विस से हटा दिया गया था. बट ही वॉज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम गिल्ट, और लास्ट में उनको गिल्ट भी हुआ था. रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियनवाला बाग मैसेकर. तो ये जो जालियनवाला बाग मैसेकर पे हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, इसके प्रोटेस्ट में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने अपना जो नाइटहुड टाइटल था वो ब्रिटिश को रिटर्न कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, सॉरी, ठीक है. तो ये था जालियनवाला बाग मैसेकर की स्टोरी. तो आप वो मूवी भी देख सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. तो ये आई थिंक आज इतना ही होगा. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या होता है. तो आप ये जो चीज़ है ना, आप जितने भी हिस्टोरी के टॉपिक है वो आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से याद रखना, ठीक है. जैसे यहाँ पे हुआ था पहले गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, ठीक है.
साउथ अफ्रीका में क्या किया था। उनके बाद साउथ अफ्रीका के बाद उन्होंने इंडिया पे आके सेम सत्याग्रह लॉन्च किया था, 1915 में इंडिया पे आया था। उसके बाद रावलाट एक्ट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और अपना सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 पे, तो उसके खिलाफ जनरल डायर को रिमूव कर दिया गया था एक कमेटी के द्वारा, कमेटी भी फॉर्मेशन किया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड टाइटल थे वो रिनाउंस्ड किया था। तो एक्चुअली हिस्ट्री को ऐसे पढ़ा जाता है, आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को सेटल करते हो, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही होगा, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।